बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gases exchange. So today I am going to teach you another topic of this chapter and that is mechanism of voluntary and involuntary regulation of breathing in humans. समझ नहीं आई? हाँ, मैं आसान कर देती। ऐसा है कि बेसिकली हमने ब्रीथिंग का प्रोसेस डिस्कस करना है या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस करनी है इन मैन या फिर ह्यूमंस में, एक ही बात होगी, ठीक है। अच्छा जी, मतलब कि आज हमने डिस्कस करना है कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे परफॉर्म हो रहा होता है, क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं बॉडी में। समझ आ गई? टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां से जो है वो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि हमने सबसे पहले समझना है कि ब्रीथिंग क्या होती है, सांस कैसे लिया जाता है, सांस बेसिकली है क्या। समझ आ गई? इसको समझाने से पहले ना भी आप बोर होंगे, मैं आपको सबसे पहले डायग्राम समझा देती हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये डायग्राम ध्यान से समझ ली, अगर आपने ये डायग्राम समझ ली ना, आगे सारी चीजें अलग है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों जो है वो बेसिकली दोनों के दोनों जो डायग्राम है ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को ही शो कर रही है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ना दो पोर्शन आ जाते हैं। नंबर वन इंस्पायरेशन, ठीक है, मतलब दो फेजेस में ब्रीथिंग परफॉर्म हो रही होती है। अदर वन इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में सांस अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, या हवा अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और एक्सपायरेशन में हवा को या सांस को बाहर फेंकते हैं, बाहर खारिज करते हैं एयर को। समझ आ गई? उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। अब क्या चेंजेस होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस मैं आपको यहाँ बता दूंगी, फिर वही की वही बात ना, हमने खींच के कभी यहाँ से खींचनी बात, कभी वहां से खींची, और हमने ये पूरा टॉपिक खींच खींच के लंबा करना। लेकिन बात यही है कि जब इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में होता ये है कि सांस जो है वो नाक के जरिए से, जहाँ भी पूरा पूरा पैसेज मैंने आपको इस वाली लेक्चर वीडियो से पहले तमाम के तमाम जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आए थे मैंने बता दिया, उसमें मैंने अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। अच्छा, सांस जैसे ही बेसिकली लंग्स में आता है ना, आने के बाद होता ये है कि चेस्ट कैविटी बाहर जाती है। नहीं समझ आ गई? अब आप ऐसा समझें कि हमने ह्यूमंस में ना एक बैलून रख दिया। अगर मैं आपको ये लंग्स है ना, ये लंग्स बेसिकली बैलून्स की तरह होता है। आप अगर बैलून को देखें उसमें जब हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, इसी तरह लंग्स में भी जब बाहर से एयर आती है तो वो फूल जाता है। सेम इज द केस विद बैलून, बैलून की तरह। समझ आ गई? फूला, जैसे ही लंग्स फूले क्या हुआ, चेस्ट कैविटी उभरती है और बाहर की तरफ जाती है। एक चेंज हमने चेस्ट कैविटी में डिस्कस करना है और एक चेंज हमने डायफ्राम रिलेटेड डिस्कस करना है कि जब हम सांस को अंदर बाहर करते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर ही मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहे होते हैं ब्रीथिंग की। समझ आ गई? अच्छा जी, जैसे एयर आई, एक तो लंग्स का साइज इंक्रीज होता है, एक्सपैंड करते हैं लंग्स के मसल्स, एक्सपैंड करने के बाद अंदर वैक्यूम बनता है, एयर आ जाती है, ये चेस्ट कैविटी बाहर चली जाती है, बाहर की तरफ उभरती। तो सांस लिया, चेस्ट कैविटी उभरती है, बाहर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि अंदर एयर जाती है तो एक्सपैंड करता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डायफ्राम नीचे जाता है। याद करें, मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी थी सोफे की। तो जो डायफ्राम है ये सोफे की तरह होता है। जब हम सोफे पे बैठते हैं या वजन डालते हैं सोफे पे तो वो नीचे की तरफ धंसता है। डायफ्राम भी इसी तरह होता है, ये भी मस्कुलर एक ऑर्गन है। जैसे ही हवा आएगी लंग्स में, लंग्स भरेंगे, वजनी होंगे, वजन जैसे ही इस डायफ्राम पे आएगा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। ये देखें, समझ आ गई? अब आते हैं बाहर, उल्टे ऑपोजिट है, ये समझ आ गई तो ये तो बिल्कुल समझ आ गई। अब क्या होगा, अब हवा ने बाहर जाना है, हवा ने बाहर जाना है तो जैसे अब बैलून की बात करें, बैलून से जब एयर ने बाहर जाना होता है तो जो बैलून है वो पिचकता है अंदर की तरफ। तो यही होता है हाल लंग्स के साथ कि लंग्स से जब एयर ने जाना होता है ना बाहर तो वो लंग्स का साइज थोड़ा होता है, ठीक है। अब लंग्स का साइज थोड़ा हुआ तो चेस्ट अंदर की तरफ जाती है, चेस्ट वापस अपनी पोजीशन की तरफ आती है। सांस लिया, बाहर आई, सांस में छोड़ा तो अंदर की तरफ चली गई। समझ आ गई? अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि डायफ्राम पे क्या चेंज आता है जब हवा बाहर जाती है या जब हम बाहर हवा खारिज करते हैं। तो जो डायफ्राम है उसमें वजन कम हो रहा है क्योंकि हवा बाहर जा रही है। अब लंग्स में हवा नहीं है, वजन नहीं पड़ रहा, डायफ्राम पे वजन नहीं पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं जैसे ही सोफे पे से हम उठते हैं तो सोफा ऊपर वापस अपनी पोजीशन की तरफ आता है। जब बहुत मोटा बंदा या मोटी औरत बैठती है ना, सोफा नीचे हो जाता है, जैसे वो उठती है तो सोफा बिल्कुल वापस अपनी पोजीशन की तरफ आता है। सेम इज द केस विद डायफ्राम, जैसे एयर कम होगी वजन कम पड़ेगा जो डायफ्राम है उस पर, तो वो डायफ्राम ऊपर की तरफ, चेस्ट अंदर आती है, डायफ्राम ऊपर, चेस्ट अंदर, डायफ्राम ऊपर। जब हम एयर को या हवा को बाहर खारिज करते हैं, हवा जब अंदर आती है लंग्स का साइज बढ़ता है, चेस्ट बाहर, डायफ्राम नीचे। यही कहा, यही बात है बस, और कुछ भी परेशान नहीं होना। अब हमने खींचना है, इन्हीं बातों को खींचना है। चलो जो आ जाते हैं डेफिनेशन देखते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होता है?
ब्रीथिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें फ्रेश एयर को, ताज़ी हवा को हम अंदर ले जाते हैं, और वो ताज़ी हवा जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि हवा से हमने लेनी ही ऑक्सीजन होती है। सो फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स, वो लंग्स के अंदर लेके जाते हैं हम, ठीक है। और इस्तेमाल होने के बाद एयर जो है जिसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम पम्प्ड आउट कर देते हैं लंग्स से। यही तो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। मतलब कि फ्रेश एयर का लंग्स में जाना, लंग्स में जाना मतलब कि वहां से फिर ऑक्सीजन लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड का, एयर का उस लंग से बाहर आना। ये पूरा का पूरा दोनों दोनों जो आपको प्रोसेस नजर आ रहे हैं, दोनों जो फेजेस हो रहे हैं ना, ये कंप्लीटली एक प्रोसेस कर रहे होते हैं जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। समझ आ गई? अब ब्रीथिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है ये दो फेजेस में हो रहा होता है। सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं। दूसरा जो है वो एक्सपायरेशन है या एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। समझ आ गई? सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना या हवा बाहर खारिज करना एक्सपायरेशन। अच्छा जी, अब हमने कुछ चेंजेस डिस्कस करने हैं। इंस्पायरेशन में क्या बच्चों वाली बातें हैं कि भाई जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो फ्रेश एयर मूव्स इन अंदर की तरफ, और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो एयर है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब इस्तेमाल होगी, बाहर से हमने एयर को अंदर इसीलिए तो लेके गए कि भाई हमें उसको इस्तेमाल करना था, मतलब कि एयर में से ऑक्सीजन को हमने यूज करना था। लेने के बाद अब वो इस्तेमाल शुदा एयर जो कंज्यूम्ड एयर है उसको मूव आउट करवाया जाता है लंग से। किस प्रोसेस में? एक्सपायरेशन की प्रोसेस में। यही तो बात है बार बार। अब हमने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर हम रेस्ट में, मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो हम कह सकते हैं कि सांस लेने का जो रेशो है, जो रेट है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो नॉर्मल ह्यूमंस में पर मिनट, एक मिनट की हम बात करें कि एक मिनट में 15 से 20 बार हम सांस को अंदर बाहर कर रहे होते। नहीं, आप वेल हैं तो आप करें, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अगर मैं आपको एक मिनट में ये करके दिखाऊंगी तो लेक्चर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप लंबी लेक्चर वीडियो को देख के वैसे स्किप कर देते हैं। हालांकि वो टीचर उस टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा होता है। समझ आ गई? ये मैंने आपके साथ बहुत ही एक आपके आसानी के लिए बात शेयर कर दी कि जितना टॉपिक लंबा होगा वो उतना ही अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जी, खैर। कह रहे हैं कि अगर हम ह्यूमंस में रेस्ट पोजीशन की बात करें, ह्यूमंस रेस्ट पोजीशन में पर मिनट मतलब एक मिनट में 15 से 20 बार सांस लेते हैं। आप इसको परफॉर्म करके लाजमी देखिएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको चलो एक और बात बता दूं कि एक्सरसाइज की पोजीशन में ना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो, या हार्ड वर्क कर रहे होते हो, या आप भाग रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, तब ये सांस आपको पता है कि हम बहुत तेजी से ले रहे होते हैं। तो तब अगर हम बात करें तो पर मिनट 30 जो है वो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, 30 बार हम सांस लेते हैं। ऐसा क्यों है? रेस्ट पोजीशन में 15 से 20, और एक्सरसाइज या हार्ड वर्क करते हुए क्यों 30? वो इसलिए क्योंकि जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स है ना, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। सो जितनी उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जाहिर है फिर हम ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर कंज्यूम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाए, और वो जो सेल्स की नीड है ऑक्सीजन उसको पूरा कर सके। समझ आ गई है? अब हमने मैकेनिज्म स्टार्ट करना है या मैकेनिकल एस्पेक्ट्स देखने, कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी हमने ब्रीथिंग रिलेटेड, ठीक है। वो जरूरी बातें हम लंग्स रिलेटेड हो सकती हैं, डायफ्राम रिलेटेड हो सकती हैं, चेस्ट के बारे में हो सकती हैं बातें, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझना है ना, तो आपको ये तीन एस्पेक्ट्स माइंड में रखने पड़ेंगे। ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं ये आपने माइंड में रखने पड़ेंगे। पहला ये है वो लंग्स रिलेटेड। एक तो लंग्स जो है वो स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जितना भी लंग्स का स्ट्रक्चर है ये मस्कुलर होता है, उसमें चाहे ब्रोंकियोल्स आते हैं, उनमें एल्विलाई आती है, वो तमाम के तमाम जो है वो स्पॉन्जी नेचर क्रिएट कर रहे होते हैं लंग्स। उसके बाद लंग्स का क्या काम होता है? एक ये इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग आप फैक्ट ये है कि लंग्स इट सेल्फ अपने तौर पे ना तो एयर को अंदर लेके जाता है, ना एयर को बाहर खारिज करता है। यस, आप हैरान होंगे ऐसा कैसे? हाँ, ऐसा नहीं होता, ये खुद एयर बाहर, हाँ, लेकिन क्योंकि इसकी नेचर जो है वो इलास्टिक होती है, ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि ये ब्रीथिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है। नहीं समझ आ गई? अच्छा, अगर आप रबड़ की बॉल की बात करें ना, आपने गेंद पकड़ी रबड़ की, ठीक है, उसको दबाया, जैसे आप दबाओगे ना तो वो अंदर की तरफ पिंच कर देगी, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगी ना तो वो वापस अपनी शेप ले लेती है। समझ आ गई? लंग्स की बात करें सेम इस तरह ही होता है। तो ये इलास्टिक नेचर के होते हैं। इंस्पायरेशन में ना ये एक्सपैंड करते हैं, जैसे सांस लेते हैं ना, सांस अंदर जाता है, एयर अंदर जाती है, तो ये फैलते हैं। जैसे लंग्स फैलेंगे, क्यों फैलते हैं? क्योंकि इलास्टिक नेचर, ये स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं लंग्स। जैसे ही लंग्स इंस्पायरेशन के प्रोसेस में फैलेंगे, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो अंदर एयर आएगी। लेकिन जैसे ही एयर ने बाहर जाना है, मतलब कि एक्सपायरेशन का प्रोसेस होना है, तब जो है इसके जो मसल्स हैं या पूरा का पूरा जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर जा रही होती है। अब हमने एक फैक्ट डिस्कस करना है डायफ्राम रिलेटेड। मैंने पहले भी आपको बता दिया
बार बार बता दिया, फिर बता देती हूँ। एक तो ये कि ये मस्कुलर शीट से मिलके बना, मतलब कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। शेप की बात करें तो ये डूम शेप का होता है, गुंबदनुमा। ये देख रहे हैं आप, डूम शेप। नॉर्मली ये डूम शेप होता है, ठीक है। अच्छा जी, डूम शेप होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये ना अब हमने ना रिलेट करना है इस डायफ्राम को इंस्पायरेशन के प्रोसेस से और एक्सपायरेशन के प्रोसेस से। समझ आ गई? कहते हैं कि जब डायफ्राम के मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो डायफ्राम जो है वो मोर डूम शेप में मौजूद होता है, अपने मोर डूम शेप में। मतलब कि जब अभी सांस अंदर नहीं आया, खाली है लंग्स, या फिर आप कह सकते हैं जब एक्सपायरेशन के प्रोसेस में एयर बाहर चले गई बॉडी से, लंग्स से एयर बाहर चलेगी तो लंग्स पिचक जाते हैं अंदर की तरफ, वजन कम होता है। तो वजन कम होता है तो अब आपको पता है कि ये ना ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे ऊपर की तरफ आते हैं, इसका मतलब ये जो डायफ्राम है ये अपनी मोर डूम शेप अटेन कर लेते हैं। समझ आ गई? और अगर हम डायफ्राम की तब नेचर की बात करें तो इनके जो मसल्स होते हैं उस पोजीशन में, मतलब कि जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, ये रिलैक्स कर लेते हैं। रिलैक्स करते हैं तभी तो ये ऊपर अपनी वापस पोजीशन की तरफ आते हैं। समझ आ गई? लेकिन ऑन द अदर हैंड मसल्स जो है ना डायफ्राम की, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये डायफ्राम आपको फैला हुआ नजर आ रहा है। समझ आ गई? इसकी डूम शेप कम होगी तो ये लेस डूम की तरफ आता है। ये कब होता है? ये तब होता है जब इंस्पायरेशन, ये देखें ना, आप एरो को फॉलो करें, एरो अंदर की तरफ, मतलब सांस अंदर आ रहा है, हवा अंदर आ रही है, हवा बाहर जा रही है। समझ आ गई? अच्छा जी, अब जैसे ही इंस्पायरेशन के प्रोसेस में हवा आई, लंग्स फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। जैसे फैलते हैं अंदर एयर आई, अब वजनी हो गए लंग्स। जैसे लंग्स वजनी हुए, मैंने आपको कहा था ये जो डायफ्राम है नीचे की तरफ जाता है वजन की वजह से, तो नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब इनके जो मसल्स हैं वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं डायफ्राम को नीचे जाने के लिए। इसका मतलब उनके मसल उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि लेस डूम में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने नेक्स्ट, मैंने कहा था कि रिब्स की रिलेटेड डिटेल भी डिस्कस करनी है। अच्छा, अब कहते हैं ना चेस्ट कैविटी की बात करें तो आपको पता है चेस्ट कैविटी रिब्स से मिलकर बनी होती है। काफी सारा रिब्स का एक जाल मौजूद होता है, 24 पसलियां, 12 इधर 12 इधर, ठीक है, 24, ठीक है, टोटल 24 रिब्स मौजूद होती है। चेस्ट कैविटी में रिब्स मौजूद होती है। अब ना रिब्स के अंदर भी मसल्स होते हैं, या रिब्स के ऊपर इधर उधर जो मसल्स अटैच होते हैं ना, उनको हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो रिब्स मसल्स होते हैं ना, उनको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। अब ना इनका भी काम होता है, इनका फंक्शन भी होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और रेस्पिरेशन, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। होता क्या है कि ये जो मसल्स है ना रिब्स की, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, जब आप खुद सोचें, जब चेस्ट कैविटी के जो रिब्स के ऊपर जो मसल्स है ना, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होते हैं ना इनके मसल्स, तो जो रिब्स है ना वो एलिवेट। अच्छा, रिब्स में ना कुछ चेंजेस आते हैं जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। एक तो रिब्स जो है वो आगे की तरफ मूव होती है और फिर ऊपर की तरफ मूव होती है, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो रिब्स का जब सांस अंदर लेते हैं, हमने कहा था कि सांस अंदर लिया तो रिब्स बाहर आए, तो रिब्स की जो बाहर आने वाली मूवमेंट है वो उनको हेल्प करती है, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स उनको हेल्प करती हैं। तो जब जो रिब्स के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स एलिवेटेड मतलब ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। अब जैसे ही रिब्स के जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स होते हैं, तो रिब्स जो है वो सेटल डाउन, वापस अपनी पोजीशन पे रिब्स आ जाती है। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमने फिर फर्दर मतलब अब हमने ना मजीद कुछ चेंजेस डिस्कस करने हैं कि जी मैकेनिज्म। अभी हमने तो स्ट्रक्चर देखा था कि स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए ना, अब हमने पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म डिस्कस करना है इंस्पायरेशन का। मैंने कहा था ना, बार बार एक ही बात को हम खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं, अभी भी हमने मजीद खींचना है। ऐसा है कि अब मजीद बातें समझिए। कहते हैं कि जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है या इनहेलेशन का प्रोसेस होता है या सांस लेने का अमल, मैंने कितनी आपको बातें बता दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये सारी एक ही चीज़ का नाम है, एक ही प्रोसेस का नाम है। अब क्या होता है कि जैसे ही सांस हम अंदर लेके जाते हैं ना, तो स्पेस क्रिएट होती है। स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी, एक स्पेस क्रिएट होती है, स्पेस इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? दो वजूहात है। मैं आपको कहता ना कि सांस जब अंदर जाता है तो रिब्स बाहर आती है। अब ये जो रिब्स बाहर आई ना, इसमें दो चीजें हो रही होती है। ये जो अंदर जगह फैली ना, जो जगह ज्यादा हुई है ना, क्योंकि रिब्स बाहर आई, इसका मतलब अंदर जगह बढ़ी है, जगह ज्यादा घेरी गई, ठीक है। वो दो चीजों से होती है। एक तो इनमें रिब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। दूसरा इनमें डायफ्राम। जब रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर रिब्स एलिवेट होंगी अपवर्ड और बाहर की तरफ, ठीक है। अपवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करती है रिब्स, फॉरवर्ड और अपवर्ड। अब जैसे फॉरवर्ड और अपवर्ड होंगी रिब्स, ठीक है, क्या होता है कि अंदर जगह बन जाएगी, ठीक है। वो हमने इंक्रीज ही तो करना है चेस्ट कैविटी को। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा चेंज ये होता है कि डायफ्राम जो है उसके जो मसल्स है ना वो तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरे का पूरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ, लेस रूम, देखें नीचे की तरफ एरो किया हुआ, लेस रूम होगा। अब आप खुद सोचे कि एरो, इस एरो को देखें, इस एरो को देखें, ये बाहर की तरफ जा रही है, चेस्ट डायफ्राम नीचे आ रहा है, जगह बना रहे हैं,
क्या हो रहा है, जगह बना रही है। जब मेहमान होते हैं हम सामान उधर उधर कर रहे होते हैं, भी ज़्यादा मेहमानों ने बैठना है, जगह बना रही, चीज़ें उधर उधर कर रहे थे। अब रिब्स भी इधर हुई, डायफ्राम नीचे हुआ, अब जगह बन गई मेहमानों के लिए। क्या मेहमान, हवा मेहमान। खैर कभी कभी मैं क्या ही एग्जाम्पल ले रही होती। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई ना डायफ्राम की और रिब्स की, जो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है ना, इस तमाम के तमाम का रिजल्ट जो है ना, उसका रिजल्ट है कि भाई अंदर जो से स्पेस है ना वो इंक्रीज होगी, चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस इंक्रीज होगी। और जैसे स्पेस बढ़ी, जगह बढ़ी, अब जगह जैसे ही बढ़ी तो प्रेशर रिड्यूस हो गया इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स या इनसाइड द चेस्ट कैविटी प्रेशर रिड्यूस हुआ। जैसे ही प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा लंग्स के अंदर, वो क्या करेगा, लंग्स को एक्सपैंड करेगा। लंग्स फैलते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स फैलते हैं। जैसे हवा में, जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं तो बाहर की तरफ जाता है, बैलून फैलता है, इसी तरह लंग्स भी फैलते हैं। ठीक है, क्या चेंज होता है जब सांस अंदर लेके जाते हैं? अच्छा, लंग्स पे ये चेंज होता है, हमने रिब्स पे तो चेंज पढ़ लिया, डायफ्राम पे चेंज पढ़ लिया कि सांस लेते हैं तो क्या, अब लंग्स पे ये चेंज होता है कि लंग्स फैलते हैं। जैसे फैलते हैं इसका मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुआ, लंग्स फैले, इनसाइड द लंग्स प्रेशर कम हुआ, बाहर से एयर जो है वो रशेज इन, भाग के अंदर आ जाती है। कैसे भाग के अंदर आती है? क्योंकि हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सो ड्यू टू द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर की एयर है वो भाग के अंदर आएगी। अब अंदर आएगी क्योंकि ऑलरेडी जगह क्रिएट है, अब जगह है तभी तो वो भाग के एयर आएगी। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। नीचे मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए, ये भी आप देख लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हमने इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। अब जब आप इंस्पिरेशन समझ गए ना, ठीक है, ये देखें इंस्पिरेशन की डायग्राम सेम है, इसमें एरो यहाँ, इसमें एरो नीचे, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, सेम वही है। अब इसमें एक्सपिरेशन में क्या होना है कि इसमें ऑपोजिट है बिल्कुल। अगर आप इंस्पिरेशन इनहेलेशन सांस लेने का अमल समझ गए, तब आपको एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन या फिर सांस बाहर खारिज करने का अमल भी समझ आए, क्योंकि ये ऑपोजिट है। अब देखें क्या था, पहले क्या था, चेस्ट कैविटी में डिग्री इंक्रीज आया था, अब यहाँ चेस्ट कैविटी में डिक्रीज आएगा। क्यों डिक्रीज आएगा? दो वजूहात की मदद से। वहां भी दो वजूहात थी, मतलब कि चेस्ट कैविटी और डायफ्राम। वहां याद करें तो एरो बाहर की तरफ था, मतलब चेस्ट कैविटी एलिवेट हुई थी, लेकिन यहाँ चेस्ट कैविटी वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन, ये नहीं बिल्कुल अंदर चक जाती, नहीं, वहां वापस नॉर्मल पोजीशन में आती है। सो रिब्स मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं, पीछे मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए रिब्स को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एलिवेट हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने कहा कि रिब्स मसल जो है वो रिलैक्स हुआ, वो वापस अपनी डाउनवर्ड पोजीशन पे आती है, रिब्स वापस आती है इनवर्ड की तरफ। ठीक है, डायफ्राम के मसल तब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तभी तो डायफ्राम नीचे मूव हुआ था। अब यहाँ जो डायफ्राम है ना, ये पूरे का पूरा डायफ्राम रिलैक्स होगा। क्यों रिलैक्स होगा भाई? सोफे को भी सुकून आया जब उसमें से मोटी औरत उठी, तो सोफे ने सांस लिया कि शुक्र है मेरी जान छुट्टी, वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है। सेम इज द केस ऑफ डायफ्राम, जैसे डायफ्राम पे वजन कम होगा, डायफ्राम अपनी वापस पोजीशन पे तरफ आएगा, रिलैक्स करेगा डायफ्राम। वजन नहीं है तो रिलैक्स करेगा। जैसे सोफे पे या डायफ्राम पे वजन पड़ता है वो बेचारा परेशानी में आ जाता है। उसके बाद जैसे वो रिलैक्स करेगा, मोर डूम शेप दोबारा वो अटेन करेगा, चेस्ट कैविटी रिड्यूस होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ एरो अंदर, ये ऊपर, अब अंदर ऊपर, इसका मतलब जगह कम होगी, तंग होगी जगह। अब जैसे तंग होगी इसका मतलब प्रेशर क्रिएट होगा। पहले प्रेशर रिड्यूस था, अब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। अब जैसे ही लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा ना बेटा, तो भाग के जो अंदर की एयर है ना, इनसाइड द एयर ऑफ द लंग, जो अंदर एयर है वो मूव्स आउट, बाहर की तरफ मूव करेगी। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम एक्सपायरेशन बोलते हैं या फिर एक्सहेलेशन के प्रोसेस बोलते हैं। सांस को बाहर खारिज करते हैं या फिर हवा को बाहर खारिज करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने हर स्लाइड में आपकी आसानी के लिए डायग्राम भी शेयर किया ताकि मैं आपको हर क्वेश्चन डायग्राम की मदद से समझा सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन आपने बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको समझ आए, फिर भी समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, अपने फीडबैक से आपने मुझे लाजमी आगाह करना है। ठीक है, अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, तारीफें करना ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा मैम ये वो, ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हो सकूँ और आपकी आसानी के लिए मज़ीद लेक्चर्स ले सकूँ। लास्ट में ना आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करनी है ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको बर वक्त मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन यू ऑल हैव टू स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।